नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज आपको मदद करने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आपको करना क्या है, इसके लिए हमारे साथ चार मेहमान भी हैं। पंकज अरोड़ा हैं, AIJGF के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, कैट के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। उनसे समझेंगे कि बाजार को लेकर अब क्या आउटलुक आ रहा है, ज्वेलरी मार्केट की तस्वीर कैसे दिख रही है, बुलियन मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, ये तो पता करेंगे ही। और साथ ही हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट है। तरुण सत्संगी हैं, डायरेक्टर है आरमनी से। अनुज चौधरी हैं, मेरे एसेट शेर खान से हैं। और साथ ही ग्लोबल एक्सपर्ट धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले पंकज जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या तस्वीर निकलकर सर ज्वेलरी मार्केट की आ रही है? एक तरफा तेजी गोल्ड और सिल्वर में दिख रही थी। आज एक दो दिन की बात छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरह की रैली आई है, 300% की तेजी चांदी में एक साल में, 100% तक की तेजी सोने में एक साल में, ज्वेलरी मार्केट में डिमांड की तस्वीर क्या निकल के आ रही? क्या इस भाव पर खरीदारी है? क्या ग्राउंड की रियल रिपोर्ट क्या है सर? नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, मार्केट में बुलियन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि पूरे देश में पैनिक चल रहा है। सभी को सोना और चांदी फिजिकल में चाहिए। यानी सिटी का बंदा हो या देहात का बंदा हो, पूरे देश के अंदर सभी को मेटल फिजिकल चाहिए और आज का आज चाहिए। पिछले 15 दिनों से लोगों का लगातार पैसा बढ़ रहा है। बाजार में ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर 10 लाख की चांदी लेनी है तो उनका कहना है 5 लाख आप ले लीजिए, जमा करके मेरा भाव बुक कर लीजिए। तो रोज सुबह 10,000 20,000 सबके पैसे आ रहे हैं। कल पहला दिन इतना बड़ा करेक्शन जो आया कि 4,20,000 पे अपर सर्किट के बाद जो करेक्शन आया, उससे बाजार में थोड़ी सी घबराहट जरूर है। और बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कल रात से ही कॉल करना शुरू कर चुके थे। हम लोग अगर रिटेल की ज्वेलरी की बात करें तो 75% से ज्यादा व्यापार ज्वेलरी का खत्म हो चुका है। केवल बुलियन बुलियन, अगर ऐसे कहें कि एक कहावत है हमारी इंडस्ट्री में, जब तक रहेगी नारी तब तक रहेगी सुनारी। यानी ये महिलाओं का सराफा बाजार रहा है। हमेशा से महिलाओं ने ही यहाँ खरीदारी की है, अपने बचत का निवेश किया है। लेकिन आज ये बाजार पूरा कन्वर्ट हो चुका है। फॉरेन के लोगों की तरीके की FD में पैसे का ब्याज नहीं मिल रहा, तो लोगों को सबसे ज्यादा सोना चांदी दिख रहा है। तो आज की तारीख में बड़े बड़े इन्वेस्टर सोना चांदी लेने के लिए बाजारों में हैं। तो महिलाओं की भीड़ कम हो चुकी है। 75-80% फोकस जो है वो पुरुषों का बाजार में है। और RTGS से और कैश सबका अलग अलग तरीके से सबको बाइंग करनी है। नहीं, आपको लग रहा है विश्वन कि जी, जो ये यहाँ इस जो फ्रेंजीनेस चल रही है मार्केट में, फोमो चल रहा है, और उस वजह से सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस बार जम के हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड कम होती दिख रही है सर। बहुत सारे हमने एसोसिएशन से बात की, उन्होंने कहा कि 50-60% तक डिमांड कम हो गई है। आप भी एक एसोसिएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मेंबर्स क्या कह रहे हैं? ज्वेलरी मार्केट में वाकई 50-60% तक डिमांड कम हो गई है क्या? वॉल्यूम टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। 75% ज्वेलरी की सेल डाउन है। केवल व्यापार खूब हो रहा है, लेकिन बुलियन का हो रहा है। यानी जो रिटेल का ज्वेलर है, जो चांदी की पायल बिछिया बेच रहा है या सोने की अंगूठी और चैन बेच रहा था, आज वो बुलियन बेच रहा है। यानी उसका जो बिजनेस है, बट ज्वेलरी की बात हो रही है, यानी वॉल्यूम उसका पूरा आ रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया बुलियन में। बुलियन में इतनी कमाई नहीं होती है। तो कहने का मतलब जो कारीगर हमारी इंडस्ट्री है, उनको काम नहीं मिला, कारखाने खाली है, सोना इतना महंगा है। जब हमारे ज्वेलर की सेल नहीं होगी तो कारीगर से माल बनवाएंगे नहीं। ये प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही अहम अपडेट आपने दिया कि कारीगरों को काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रीज में काम काफी कम हो रहा है, अपने कैपेसिटी से कम कैपेसिटी के साथ वो काम कर रहे हैं, और ज्वेलरी की डिमांड गायब है। जो खरीदार हैं भी वो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आते हैं। यहाँ पे बुलियन की बाइंग यहाँ पर ज्यादा होती दिख रही है। सर, अब बात कर लेते हैं प्राइसेस को लेकर। आपसे आखिरी सवाल होगा, सोने और चांदी के प्राइसेस को आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या रीडिंग है आपकी? आगे भाव किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, आज फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग होने वाली है, और अगर गोल्ड $5,100 के नीचे क्लोज करता है तो ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में और चला जाएगा। और अगर ये गोल्ड 5600 के ऊपर बंद होता है तो ये एक नई तेजी पकड़ेगा। और सिल्वर में अगर बात करें तो सिल्वर में अगर 118 से 121 के बीच में बंद होता है तो एक नए टारगेट की हम लोग को चालू होंगे। और अगर ये सिल्वर अगर बंद होती है $108.50 के नीचे, तो ये सिल्वर में नरमी के संकेत होंगे, जिसमें सबसे पहले $102 का टारगेट रहेगा। तो सिल्वर खतरे की घंटी है। सिल्वर में बड़ा करेक्शन ऑलरेडी
21 से कल 106-7 का देखा गया है, करीब $15 का। लेकिन आजकल 40-50 हजार का मूवमेंट सिल्वर के लिए छोटी बात है। तो जो सेफ हेवन वाले कस्टमर्स हैं, उनको सोने में अपना निवेश रखना चाहिए, सिल्वर में थोड़ा उनको बच के चलना चाहिए। चांदी में बचे, गोल्ड में ज्यादा रिस्क है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और ग्राउंड की तस्वीर बता दी। धर्मेश जी से भी समझ लेते हैं। धर्मेश जी, आप इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं? आपकी रीडिंग क्या है? गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है बड़ी तेजी के बाद, अब करेक्शन भी कल शाम के सत्र से दिखनी शुरू हो गई है। अब यहां से क्या करना चाहिए? चांदी में क्या करे, सोने में क्या करे, क्या राय है सर? पहली बात तो अगर आप देखिए जिन्होंने ये शोज देख रहे हैं कंटिन्यूसली, हम इनफैक्ट तीनों एक्सपर्ट्स आपको तेजी के ही कॉल दे रहे थे और मार्केट में सारी ऊंचाई छू चुकी है प्राइस। कल शाम को जो सत्र में जो करेक्शन आया है वो एक हेल्दी करेक्शन है, वो एंटीसिपेट था क्योंकि मार्केट 20-30% इनफैक्ट 40% की तेजी आपको जनवरी यानी एक ही महीने में मिल गई। तो कहीं ना कहीं एक 4-5% की प्रॉफिट बुकिंग देखनी थी और वही हुई मार्केट में। ऊपरी स्तरों से मार्केट ने 5% का गोता लगाया, तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल होगा तो और अच्छा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी मुझे लगता है जब तक $5,000 के ऊपरी स्तरों पर सोना टिका हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में 1.5 लाख के ऊपर सोना टिका हुआ है, तो ट्रेंड कंफर्म रहेगा, फॉर्म रहेगा और ऊपरी स्तरों पर चलता रहेगा। दूसरी बात चांदी की रही, तो चांदी ने 4,20,000 से थोड़ा सा एक डिप दिया हुआ है, बट अगर फंडामेंटली देखें तो $100 का जो एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा है उसके ऊपर मार्केट टिका हुआ है। जब तक वो फॉर्म है मार्केट तेजी का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है कि ये फिर से 4 लाख के ऊपरी स्तरों पर जा सकता है। तो मैं पैनिक सिचुएशन नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप देखें 2011 में जब मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन हुआ था तो वो दिन मार्केट में 50% का गोता लगाया था, वैसा सिचुएशन आया नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी बायर्स टिके हुए हैं और कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। तो मैं सलाह दूंगा कि अभी भी यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी मार्केट तेजी लग रहा है। मुझे रुपया और यहाँ से कमजोर लग रहा है, रुपया अराउंड 93-95 तक के लेवल दिखा सकता है, जो मैं कंटिन्यूस कह ही रहा हूँ इसमें। तो मेरे हिसाब से रुपए के चलते यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी और प्राइस फिर से चांदी 4 लाख, और अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है 1,80,000 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो धर्मेश जी की सलाह कि यहाँ पर तेज़ी बरकरार रहेगी लेकिन बिना स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर फिलहाल ट्रेड ना करें। चलिए तरुण जी से भी उनकी राय ले लेते हैं सोने और चांदी पर। तरुण जी, आपको क्या लगता है? कल से ही हम बाजार में करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं और आज की बात करें तो फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, अब उनकी जगह ट्रंप नए फेड चेयरमैन का ऐलान आज कर सकते हैं। क्या उससे पहले भी हम थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं और आगे कितना करेक्शन आता हुआ आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अल्टीमेटली मार्केट में न्यूज ब्रोक हुआ है मॉर्निंग में, केविन वार्श जो है वो एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकते हैं और नए फेड के चेयरपर्सन बन सकते हैं, जो कि लॉन्ग क्रिटिक है, अगेंस्ट है एक्स्ट्रा मॉनिटरी लूज पॉलिसी के। यही कारण है कि आज हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। बट हमें ऐसा लगता है कि अभी भी देखिए अपसाइड रिस्क टू द प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज वेरी मच इंटैक्ट, बढ़ेगा ही। बट द वे शॉर्ट टर्म एक्सेसिव मूवमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है, हमने मंडे को सिल्वर में देखा, कल देखा, एंड अल्टीमेटली 65 से 70,000 का सिल्वर में करेक्शन था, गोल्ड में 28,000 का करेक्शन था, विच इज हिंटिंग एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एंट्रिम करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अगेन एक चीज हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अभी ईरान वाला जो इशू है वो टला नहीं है। ऑलरेडी देखिए 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स वहां पर ऑलरेडी स्टैंड कर दिए हैं यूएस ने, एंड जेएसएस इब्राहिम लिंकन जो कैरियर है और जो उसमें ऑलरेडी और लोग ट्रूप्स हैं वो वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला पर जो भेजा था उससे बड़ा ये कैरियर है। ईरान का कहना है कि एग्जैक्टली हमने भी अपना ट्रिगर ऑन करके रखा है, अगर आप अटैक करोगे तो हम भी रिटालिएट करेंगे। मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं दे आर ट्राइंग कि इनके बीच में पैचअप हो जाए, और अल्टीमेटली हमने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है या फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम समझौते के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर इशू पर, लेकिन वॉर के डर से नहीं। अगर आपको करना है तो एग्जैक्टली 1-to-1 कीजिए, अगर आप डरा के करोगे तो हम लड़ने के लिए तैयार है, जो जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर इतना मैसिव मूव देख रहे हैं। सो मैं कहूंगा कि देखिए अल्टीमेटली ऑलरेडी जो टारगेट थे हमारे वो अचीव हो ही चुके हैं। इनफैक्ट धर्मेश भाई ने बोला हम तीनों पैनलिस्ट के हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म एक्सेसिव मूव है, वी प्रेफर टू रिमेन साइडलाइन फॉर द शॉर्ट टर्म, डिस्पाइट कि लॉन्ग टर्म स्टोरीज के अंदर इंटैक्ट रहेगी ऑन अपसाइड।
लॉन्ग टर्म की स्टोरी यहाँ पर इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा दूर रहे यहाँ से। फिलहाल ये सलाह तरुण जी की तरफ से। अनुज जी, आपको क्या लगता है सोने और चांदी दोनों में ये करेक्शन कितना गहराएगा, और आगे जाकर अगर फिर से बाउंस बैक आता है तो कौन से लेवल्स आते हुए नजर आएंगे सोने और चांदी दोनों पर? नमस्ते तृप्ति एंड विश्वमोहन जी एंड सभी पैनलिस्ट को भी। मैं एग्जैक्टली जो धर्मेश जी और तरुण जी बोल रहे हैं, सब सेम, वी आर ऑन द सेम लाइंस। लास्ट कई दिनों से हम तेजी की बात कर रहे थे, एंड साथ पे हम लोग कॉशियस दे रहे थे कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई के ऊपर में कभी भी करेक्शन आ सकता है, जो हमने कल शाम को देखा है। तो अभी ये लेवल्स के ऊपर में मार्केट्स हाईली वॉलेटाइल है, चॉपीनेस है मार्केट के अंदर में। आज भी देखेंगे काफी वाइल्ड स्विंग्स हो रहे हैं। स्पेशली सिल्वर की बात करेंगे तो 5-5 मिनट में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए का मूवमेंट आ रहा है। तो एक कॉशियस ट्रेड करके चलना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। जो यूएस और ईरान एंड वेनेजुएला के जो सिचुएशन है वो भी वैसे ही बरकरार है। फिजिकल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। बस अभी एक कल एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, एंड हो सकता है कि वो थोड़ा एक एक्सटेंड हो सके। और यहाँ पे जो एक है वीक हैंड्स जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा एग्जिट हो सकते हैं, जो पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते या जिनको मार्जिन की प्रॉब्लम्स है शॉर्ट टर्म। बट जो लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। इंट्राडे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो रिस्की ट्रेड है, लेकिन सेल करके चल सकते हैं। बट मेंटेन स्टिल स्टॉप लॉसेस एज द स्विंग्स आर वाइल्ड। तो गोल्ड के अंदर में अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो इसमें सेल करके चलना चाहिए। ऊपर में 1,83,000 के आसपास में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अभी जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी पीरियड में आ गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,84,500 के ऊपर में। नीचे में टारगेट 1,81,000 1,80,000 तक दिख सकते हैं। सिल्वर जो है वो अभी काफी वॉलेटाइल है, इसलिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रेकमेंड किया है सेल। 4 लाख के लेवल के आसपास में ऊपर आए तो सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4,10,000 के ऊपर में, और नीचे में 3,88,000 3,85,000 के लेवल्स देख सकते हैं। ये खाली इंट्राडे के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल इंटैक्ट। तो डिप्स के अंदर में बाइंग करके चलना चाहिए, जिसको भी पोजिशनल ट्रेड करना है वो। जी। तो यहाँ पर आपने सिल्वर मिनी यानी इंट्राडे के लिहाज से लेवल्स दिए हैं। सिल्वर मिनी में आप शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं 4 लाख के लेवल पे। एसएल 4 लाख से 4,10,000 का लगाना है। यहाँ पर आप टारगेट भी सुझा रहे हैं। और सोने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शॉर्ट की सलाह है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेवल्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए, सोने और चांदी पर बात हो गई, लेकिन कच्चे तेल में देखिए यहाँ पर गिरावट जारी है। थोड़ा सा जो कंसर्न्स बने हुए हैं, लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर आता रहता है। फिलहाल देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेनाएं भेज दी है और न्यूक्लियर टॉक के लिए वो लगातार अब पुश कर रहे हैं। अगर यहाँ से ईरान रिटेलिएट करता है तो क्या होगा आगे कच्चे तेल में, ये भी समझ लेते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी, माफ कीजिएगा अनुज जी, आप ही बताइए सबसे पहले कच्चे तेल में क्या रणनीति अब यहाँ से बनाना चाहिए, क्योंकि जो एक कमोडिटी थी जिसने रिटर्न नहीं दिया वो सिर्फ कच्चा तेल था। क्या इस साल तमाम जियोपॉलिटिकल जितनी चिंताएं लगातार कुछ न कुछ उभर के आता है, उसके चलते आपको लग रहा है कि इस साल अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनेंगे, और इस वक्त क्या रणनीति निवेशकों को बनाना चाहिए? ये हम 2026 के स्टार्ट से बोलते आ रहे हैं कि 2025 के अंदर में क्रूड ऑयल को छोड़ के बाकी सब कमोडिटीज ने वो परफॉर्म किया था। क्रूड वाज द ओनली अंडर परफॉर्मर, एक नेगेटिव रिटर्न दिया था 2025 के अंदर में। को याद है, धर्मेश जी भी सेम बात कर रहे थे। तो अभी भी क्रूड के अंदर में हमने देखा कि अच्छी रैली आई है कुछ दिनों के अंदर में। पूरा कमोडिटी बास्केट के अंदर में सेल ऑफ आया था, तो उसकी वजह से एक एक्सटेंड इसका जो फॉल था इसके ऊपर में इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे भी आया था। थोड़ा करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग है बिकॉज ऑफ द एंटायर कमोडिटी बास्केट। बट अगेन यूएस ईरान का जो रिस्क प्रीमियम है अभी भी इंटैक्ट है। कम से कम 6 से 8% का रिस्क प्रीमियम है इसके अंदर में। तो और आज फ्राइडे है, हमने देखा है कि कई बार जो ओवर द वीकेंड कुछ यूएस अटैक करता है, जिससे वेनेजुएला का भी हमने देखा था ओवर द वीकेंड हुआ था। आज भी देखेंगे कि आज काफी हाइटेंड टेंशंस है बिटवीन यूएस एंड ईरान। यू नेवर नो कि अगर फ्राइडे नाइट को या फिर सैटरडे ओवर द वीकेंड कुछ भी अगर यूएस अगर ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम देखेंगे कि क्रूड के अंदर में अच्छी उछाल आ सकती है। जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं खाली इंट्राडे के लिए है। नीचे में बाई करके चलना चाहिए 5,920 के आसपास में।
आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5,840 के नीचे में और टारगेट रहेंगे ऊपर में 6,020 से 6,050। अगर ये प्ले आउट करता है, अगर कुछ भी स्कर्मिशेस बढ़ती है अगर यूएस ईरान के बीच में, तो हम ऊपर में 6200 से 6400 तक देख सकते हैं। यहाँ पर आप फरवरी की कॉल लेने की बात कर रहे हैं, लेवल्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। धर्मेश जी, आपको क्या लगता है ईरान और यूएस के बीच ये जो आया है तनाव, ये कितना गहराता हुआ नजर आएगा? साथ ही कजाकिस्तान की जो 2 ऑयल रिफाइनरीज थी वहां पर टेम्परेरी रूप से अभी भी कामकाज बंद है और ईरान ने भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की धमकी यूएस को दी है। अगर ये टेंशन गहराता है तो क्या लेवल्स कच्चे तेल में आप आते हुए देख रहे हैं? फंडामेंटली और टेक्निकली देखें तो दोनों साइड से कच्चा तेल अंडर परफॉर्मर था। 2025 में तो इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दे चुका था और यही बात चल रही थी कि पूरा का पूरा कमोडिटी बास्केट नई ऊंचाई पे है बट कच्चा तेल नहीं, और यही एंटिसिपेट करके मैंने काफी क्लाइंटों को सलाह दी थी। इनफैक्ट ये शो पे भी मैंने कहा था, अनुज भी ने बुलिश का व्यू दिया था कि यहाँ पे निवेश करके चलना चाहिए। काला सोना है, डेफिनेटली यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो अगर आप देखें शॉर्ट मोमेंटम में मार्केट में ऑलरेडी $10 की तेजी आपको देखने मिली है। फंडामेंटली मुझे लगता है कि ये प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, प्लस रुपया कमजोर होगा क्योंकि अगर कच्चा तेल बढ़ता है, सोना बढ़ता है तो रुपए में काफी ज्यादा प्रेशर देखने मिलता है। तो रुपया मुझे लगता है 93, 94 के टारगेट्स जो मुझे साल के अंतराल के लिए वेट करा था, इनफैक्ट 1 महीने में आ चुका है। तो फंडामेंटली अभी भी मार्केट कच्चे तेल में बुलिशनेस है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म 6,100, 6,200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ये एक मुनाफा वसूली, एक हेल्दी मुनाफा वसूली है। यहाँ पे फिर से फंडामेंटली मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश है। इनफैक्ट अगर देखें तो ठंडी का जो प्रकोप है वो काफी हाई है यूरोपियन कंट्रीज में, तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है। इसमें डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। अराउंड 5,900 के नीचे अगर आता है तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। 5,800 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें। 6,000 से लेके 6,200 तक के टारगेट के लिए आप कच्चे तेल में निवेश करके चल सकते हैं। मैं सलाह दूंगा फेब मार्च कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करिए, आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो आप लॉन्ग टर्म की स्टोरी बुलिश बता रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म का हेल्दी करेक्शन यहाँ पर कच्चे तेल में नजर आ रहा है। 5800 के एसएल के साथ बने रहिए, 6,000 से 6,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तरुण जी, आपको भी लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है और आने वाले दिनों में कच्चा तेल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा? या सर्टेनली यहाँ पर डिमांड सप्लाई के बजाय मार्केट सेंटीमेंट पे बिहेव कर रहा है। फियर ऑफ सप्लाई डिसरप्शन फ्रॉम मिडिल ईस्ट की वजह से हमने देखा है कि रिस्क प्रीमिया काफी ऐड हुआ है एंड यही कारण है कि हमने देखा कि जैन मंथ के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और लास्ट वीक और दिस वीक प्राइसेस ने काफी उम्दा रिटर्न्स दिया। आई थिंक WTI क्रूड $70 से $75 आ सकता है अगर हल्का सा भी ये जो डिस्प्यूट है, वॉर है ईरान और यूएस के बीच में अगर छिड़ता है तो। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करता हूँ ब्रेंट की, इट कैन क्रॉस $80 एज वेल। एंड अगर युद्ध हुआ तो देखिए, वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग ईरान स्टैंड अलोन 4 मिलियन बैरल पर डे से 4.5 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है, विच इज अबाउट 4.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाई। सो कहीं ना कहीं अगर डिस्प्यूट होगा तो वो सप्लाई वहां से कम होगी और सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से जो प्रीमिया है वो फर्दर एक तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इट्स अ प्योर बाय मार्केट, सेलिंग बिल्कुल करके ना चले। जरा सा भी तनाव बढ़ेगा, इसके प्राइस में बहुत तेजी से उछाल आएगा। बिल्कुल, तो तरुण जी भी यहाँ पर बुलिश है और बाय आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म की स्टोरी कच्चे तेल में मजबूत है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 सुर्खियों में है, जहां दुनिया भर के लीडर्स ऊर्जा के भविष्य पर साथ आ रहे हैं। ग्रोथ, ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस के साथ ये मंच पॉलिसी और निवेश पर अहम बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं। गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2026 काफी बज़ क्रिएट कर रहा है, जहां ग्लोबल एनर्जी कम्युनिटी की जबरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। इंडिया के इस फ्लैगशिप एनर्जी प्लेटफॉर्म के 4th एडिशन में पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। इस साल का थीम एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमीज एंड एनरिचिंग लाइव्स डिस्कशंस की डायरेक्शन सेट कर रहा है। This year's theme, energizing growth, securing economies and enriching lives, is both appropriate and timely. The strategic conference this year is further strengthened by a rich set of side events,
वेन्यू पर अलग अलग थीम थिएटर्स में पैरेलल डिस्कशंस चल रहे हैं। कोलैबोरेशन स्टेज पर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टनरशिप्स और ग्लोबल कोऑपरेशन पर बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेज पर क्लीन एनर्जी पाथवेज और न्यू टेक्नोलॉजीज पर फोकस है, जबकि रेजिलियंट स्टेज पर एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स और फ्यूचर रेडीनेस पर चर्चा हो रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म पॉलिसी डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को समझने का एक बड़ा मौका दे रहा है। The sheer size of this event reflects the simple fact that India increasingly sits at the center of global energy growth. India Energy Week 2026 has created a different level of platform. Look at the number of footfall, look at the number of participation, look at the number of bilaterals which is happening. Well, this is my first time here at the Energy Week, and I find it very impressive. All the companies are here. It's a great place to come for us to showcase our technology. जैसे जैसे इंडिया एनर्जी वीक 2026 आगे बढ़ रहा है, ये इवेंट ग्लोबल एनर्जी नैरेटिव को शेप करने वाला एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। प्रेजेंटेड बाय कैनरा बैंक। और मुनाफे की मंडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर आज चौतरफा बिकवाली दिख रही है। कल शाम के सत्र से यहां पर भी मुनाफा वसूली हावी हो गई। कल हमने देखा था कि जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे काउंटर नया हाई बना रहे थे। धर्मेश जी, अब बताइए, अब क्या राय बन रही है इन बेस मेटल्स काउंटर पे? किस तरह की चाल आगे दिख रही है? देखिए, अगर आप देखिए तो शो में कंटिन्यूस लास्ट 1.5 महीने से मैं यही कर रहा था कि मेरे 2 हॉट फेवरेट कमोडिटी, एक है कॉपर, दूसरा है जिंक। अगर आप देखिए, कॉपर में 100 रुपए की तेजी देखने मिली थी और जिंक में ऑलमोस्ट 30 रुपए की तेजी आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इसे एक मुनाफा वसूली आप देख सकते हो, क्योंकि कॉपर एक बेस मेटल जो है, वो डॉक्टर कॉपर आप कहलाते हो, वर्ल्ड इकोनॉमी इस पे मूव होती है। इसमें इतनी तेजी आने की गुंजाइश नहीं थी, बट आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्राइस स्टेबल हो चुका है। अगर मार्केट कंटिन्यूस मूव होता रहेगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और इन्फ्लेशन काफी हाई हो सकती है। तो ये टेम्पररी करेक्शन है, मार्केट अभी भी स्टेबल है। मुझे लगता है कि उसने 1300 का जो घर बना के रखा है वो फॉर्म है, अभी इसके ऊपर ही सस्टेन हो सकता है। अगर आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, बट बहरहाल लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि 1400 के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी टॉप पिक जिंक में रहेगी। अगर देखें तो जिंक ऑलमोस्ट 365-340 के इर्द गिर्द घूम रहा है। फंडामेंटली अभी भी इसमें फॉर्मनेस काफी हाई है। मैं सलाह दूंगा कि 330 के स्तर पे आप निवेश करके चल सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस, और इसका जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट रहेगा 350 रुपए का रहेगा। तो ये दोनों काउंटर पे मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। दोनों काउंटर आपके लिए आ गए, निवेश की सलाह है। थोड़ा सा नजरिया मीडियम टर्म का है। छोटा सा जवाब तरुण जी दे दीजिएगा 20-30 सेकंड में, मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में साइडलाइन इसमें भी रहना चाहूंगा, क्योंकि कल का जो मूव था उसके बाद हमने देखा 30 रुपए का लगभग जिंक एल्यूमिनियम में करेक्शन आया, दो हमारे 350 के टारगेट अचीव हुए। कॉपर में भी 80 रुपए का करेक्शन देखने को मिला। अभी भी सेम व्यू रहेगा, जैसे कि हमने बोला 1200 रुपए के नीचे जब तक कॉपर नहीं है, ग्रेजुअली ये 1650 देखने को मिलेगा बाय द ईयर एंड। सेम वे में देखिए, अल्टीमेटली मैं भी जिंक और लेड को स्टेबल होने का वेट करूंगा, जिंक और एल्यूमिनियम को। आई थिंक 325 के आसपास अगर ये स्टेबल होते हैं तो वहां से एक बार पोजिशनली फिर से बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है, बट फॉर नाउ आई प्रेफर टू रिमेन साइडलाइन इन दिस आल्सो। ये राय आपकी तरफ से। अनुज जी, 10 सेकंड में मेटल्स में कोई एक काउंटर? इंट्राडे के लिए मेरा एक सेल है कॉपर के अंदर में। ये भी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि कॉपर में वाइल्ड फ्लक्चुएशन हो रहा है। 1395 से 1397 के आसपास सेल, स्टॉप लॉस रहेगा 1408 का, और ऊपर में नीचे टारगेट रहेंगे 1380 से 1375। लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट ऑन द अपसाइड। सो लॉन्ग टर्म में 1300 का बेस रहेगा, ऊपर में 1500 से 1650 के तक टारगेट देखे जा सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका। इंट्राडे के लिए कॉल अनुज जी ने दिया है, और साथ ही धर्मेश जी, तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अब कम है, और इसी नोट पर हम मुनाफे की मंडी को यहीं खत्म करेंगे। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का पूरा एक्शन होगा। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।